करते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी टाइम लेगा, लास्ट क्वेश्चन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आदित्य, मैं पूछ लूंगा जिससे मुझे दिलवाना होगा उसका आंसर। आई जस्ट वांट कि आप प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन अगेन एग्जाम पर्पज से नहीं होता है, स्टिल टीचर्स दे देते हैं कई बार बच्चों को परेशान करने के लिए, तो ये भी नहीं कह सकता कि नहीं करना है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, काइट वाला। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइट है तो हम काइट शेप को कंसीडर करें, जबकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि काइट स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बताओगे? स्क्वायर में क्या क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती हैं? ऑल फोर साइड्स आर, यस, इक्वल। एंड डायगोनल कैसे होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में। एंड डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं या नहीं होते हैं? यस। क्या एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है? क्या हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, एक्चुअली बोल सकते हैं पीयूष एंड आदित्य, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट रोम्बस के अंदर स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी होती हैं। बस रोम्बस की तो यही दो प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड सेम है, इक्वल है, और डायगोनल्स बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डायगोनल्स अनइक्वल हैं ये कहीं मेंशन नहीं है। रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होंगे ये जरूरी नहीं है। जिस दिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, मीन्स जिस कंडीशन में रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में वो रोम्बस क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। बस हम उसको फिर स्क्वायर बोल देते हैं। जहां भी रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे समझ जाओ वो क्या बन गया? वो रोम्बस एक स्क्वायर है। ये आपको याद करनी है, और मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर करोगे उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत 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 ज्यादा मैटर करेंगी। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो वो चैप्टर आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता है। तो अभी से तैयारी कर लेना, इन केस आपको नहीं याद है या इन केस आपको कंफ्यूजन है कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्लीज एट्थ क्लास के चैप्टर में से या उससे पहले के चैप्टर्स में से क्वाड्रिलेटरल्स की सभी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लोगे। Yes, a rhombus. No, a rhombus is not a square, Astha. We can say a square is a rhombus, but a rhombus is not a square. जरूरी नहीं है। यस श्रेयस, क्योंकि इस वक्त वहां पर मैंने किसी भी पीडीएफ के लिए नहीं बोला हुआ है, और अभी आप नहीं भेजोगे जब तक मैं आपके फादर से बात नहीं करूंगा। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो वी हैव अ स्क्वायर शेप काइट। ये स्क्वायर शेप काइट है, सिर्फ यहाँ तक ये स्क्वायर शेप है, और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की टेल लगी हुई है। किस किस को आती है काइट उड़ानी आप में से? चलो ये बताओ, आप में से कौन कौन काइट उड़ा सकते हैं? ओके, आस्था, पीयूष, मुकुंद, हाँ, इवन आई कांट तन्वी। आई डोंट नो हाउ टू डू ऑल दैट स्टफ। ऑल्सो आई एम बिट अगेंस्ट ऑफ इट, बिकॉज ये बर्ड्स को बहुत परेशान करता है, एंड मुझे नहीं पसंद कि कोई एनिमल्स और बर्ड्स को परेशान करे। एनीवेज, सो ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कोई बता सकते हो? व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? हम स्क्वायर का एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहें तो साइड का स्क्वायर, बट हमें यहाँ पर साइड तो गिवन नहीं है। साइड गिवन नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर का एरिया? वी डोंट हैव मेजरमेंट ऑफ साइड। यस संस्कृति, वी कैन यूज डायगोनल्स, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ट्रायंगल्स जिसमें हमें डायगोनल्स पता है।
ठीक है, एक रफ फिगर से समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ आया। ये एक स्क्वायर है, ये एक डायगोनल है। फाइन। इस शेप से अगर आप देखोगे, ये एक, ये फर्स्ट कलर यूज किया है इन्होंने यहाँ पर पेपर लगाकर, और ये अनदर कलर है। तो कलर को अभी मैं हटा रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। डायगोनल्स कैसे होते हैं? दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं एक्चुअली। दोनों ही डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। तो आप डायगोनल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। बट मैंने उससे नहीं किया है। मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मींस ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, करेक्ट। और ये डायगोनल अगर 32 का है, ये भी 32 का है, तो ए से लेकर ओ तक की वैल्यू क्या होगी? 16 होगी। 32 का हाफ, बाइसेक्टर का मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये पार्ट कितने का होगा? 32 का हाफ, दैट इज 16। ए से लेकर ओ तक की वैल्यू। तो किसी ट्रायंगल में, इफ यू हैव एनी ट्रायंगल जिसकी हाइट भी आपको पता है विच इज 16, और जिसका बेस भी आपको पता है 32, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट से। यस और नो? पाइथागोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी आदित्य। सिंपल आप इसका यूज कर सकते हो। आपके पास दो ट्रायंगल है जिसका बेस आपको पता है, ये डायगोनल है 32 और ये परपेंडिकुलर है 16। तो हाफ बेस इंटू हाइट से, हेरॉन्स से हम वंश तब करते हैं जब हमें तीनों साइड्स पता हो। हमें इस ट्रायंगल की सिर्फ एक साइड पता है, बाकी दो साइड्स नहीं पता। और अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो दो साइड्स की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के। ये इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ये परपेंडिकुलर है बट इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से कोई भी नहीं है ये। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस वन। अगेन डोंट गो विथ कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स। आपके पास एक ट्रायंगल का बेस है, आपके पास एक ट्रायंगल का हाइट है, तो व्हाई कांट यू यूज हाफ बेस इनटू हाइट? सिंपल। हम क्यों बाकी की साइड्स फाइंड आउट करें, अपना टाइम वेस्ट करें? और ये इससे मैं इसलिए करवा रहा हूँ सो डैट हम इसको फिर बाद में रोम्बस के फॉर्मूले से एक बार कंपेयर करके देख सके। तो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। एक बार मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर उसके स्टेप्स में से आप पूछ लेना अगर कुछ समझ नहीं आया तो। ईच एंड एवरी स्टेप ध्यान से देखना। यस संस्कृति। काइट इज मेड विद स्क्वायर ए बी डी सी। इस केस में ए बी डी सी है या ए बी सी डी नहीं है। विद एन आइसोसेलेस ट्रायंगल डी ई एफ। डायगोनल ऑफ स्क्वायर 32 दिया हुआ है। ए डी इक्वल्स टू बी सी मीन्स दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो 32। सो ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए ओ ओ बी ये सभी वैल्यूज 16 16 की आ जाएंगी, हाफ ऑफ डायगोनल। अब एरिया ऑफ कलर वन, ये ऑरेंज टाइप का जो दिख रहा है आपको, इट्स नॉट ऑरेंज, जो भी है भगवा। एरिया ऑफ कलर वन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करते हैं, जिसमें बेस 32 है और हाइट कितनी है? 16 है। दोनों को सॉल्व किया तो वी गेट 256। यस। फाइन। ये आ गया। अब आपको ये भी पता होगा कि जो डायगोनल होते हैं वो स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पता है या नहीं पता है? किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है? चलो ये बताओ, क्या हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं? यस, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। यस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ब्लू कलर है, सियान कलर है, वो उसका एरिया भी कितना होगा?
इस वाले ट्राइंगल का BCD का एरिया भी कितना होगा जो ऊपर वाले का था, सेम मींस 256। यस, तो दो एरिया तो हमारे पास आ गए ऑलरेडी, हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ी। नाउ थर्ड ट्राइंगल में, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वी डोंट हैव हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, सो हमें इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसके लिए ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। आइसोसेलेस है तो इक्वल साइड्स की मेजरमेंट 6 दी हुई है एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो DE एंड DF आर 6 सेंटीमीटर एंड EF इज, यस वंश यू कैन डू दैट। मैं वही करवाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा आपको कि हम वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मैंने आपको मेथड दिया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करो, उसका हाफ हाफ कर दो, क्योंकि आपको सेपरेटली बताना है। अगेन ध्यान रखना, आपको सबका साथ में मिलाकर नहीं बताना है एरिया। व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, टोटल पेपर का एरिया नहीं, ईच शेड का एरिया। मींस आपको ऑरेंज वाले का सेपरेटली बताना है, सियान कलर का सेपरेटली, एंड देन येलो कलर का सेपरेटली। बुक में कुछ और कलर्स, कलर 1, कलर 2, कलर 3 दिए हुए हैं, तो आप वो लिखोगे, कलर का नाम नहीं लिखोगे। ये तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए लिखा है। सो हेरॉन्स से आप जब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, यस संस्कृति, सो हमें एरिया मिलेगा कितना, 4 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, दैट गिव्स अस 4√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो area of color 1 256 centimeter square, which is orange in this case. Area of second color, which is cyan color in this case, equals to 256 centimeter square, and area of third color, which is yellow in this case, is 8√5 centimeter square. That's your answer। दो तीनों को ऐड करके नहीं लिखना है अगेन, बट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यहाँ पर वो ये लिखते हैं फाइंड एरिया ऑफ टोटल पेपर रिक्वायर्ड। ऐसा भी हो सकता है वो कलर ना देकर ये पूछ लें फाइंड एरिया ऑफ टोटल पेपर रिक्वायर्ड। उस केस में आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए √5 को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही खुश मत हो जाना, लास्ट में देख भी लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हो सकता है क्वेश्चन सेम हो लेकिन कुछ और पूछा हो। पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं कि इसकी बाउंड्री का पेरीमीटर, या जो भी इसमें धागा लगेगा, यहाँ पर एक थ्रेड सा लगता है इसकी बाउंड्रीज को कवर अप करने के लिए, सो डैट वो फटे नहीं जल्दी से अच्छी वाली काइट्स में, तो वो भी पूछ सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इन शॉर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत का क्वेश्चन लगे कि बुक वाले जैसा है और वो लास्ट में बुक वाला जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यस, ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के एक्चुअली सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आएगा ही आएगा, अगर ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर आता है तो वो क्वेश्चन तो आना ही है। जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ट्रेपीजियम वाला। और एक आपने एग्जाम्पल्स में देखोगे तो एक धनिया वाला एग्जाम्पल है, आई थिंक शायद कोई धनिया नाम से एक फार्मर है और समथिंग, है ना, देखोगे अगर आपके पास बुक है तो। नो, एग्जाम्पल्स में जो है, एग्जाम्पल्स में एक फार्मर या कोई है धनिया जो अपने ट्रायंगुलर फील्ड को फेंसिंग करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। एक वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है स्टूडेंट्स वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स एक क्लीन ड्राइव पर गए हैं और वो एक क्वाड्रिलेटरल एरिया है, कमला, ओके, कमला नाम है। नो, एक्सरसाइज में नहीं बच्चे, अच्छा एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल 2 होगा, हाँ। तो एग्जाम्पल मीन्स इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, स्पेशली वो स्कूल के स्टूडेंट्स वाला, कि क्लीनिंग ड्राइव पर गए और वहां पर उन्होंने ऐसे ऐसे एरियाज को डिवाइड किया, और इतना एरिया किसने क्लीन किया, समथिंग लाइक दैट। तो उसको कर लेना, एग्जाम्पल्स आपको जरूर करने हैं। याद रखना, आपके टेस्ट में, आपके स्कूल्स के टेस्ट में मोस्टली टीचर्स एग्जाम्पल्स में से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, और आप एग्जाम्पल करते नहीं हो, जिसकी वजह से आप हो जाते हो कंफ्यूज। गुड, वंश, यस, हाँ एग्जाम्पल 5। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिखता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट वो इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एरिया फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। फिगर जब बनाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा।
हर क्वेश्चन की जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो, तो आप पहले फिगर बना लो। आपको फिगर देखकर मोस्टली आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। इन केस फिगर नहीं बना पाते हो तो आप कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन में। तो फिगर इज जरूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रायंगल का एरिया, चलो एक बार उससे और मैं बता देता हूँ यहीं पर रफली करके। अगर हम इसको रोम्बस कंसीडर कर लेते, जो कि है ही, तो हाफ d1 × d2 से हम इसका एरिया निकालते। 16 2 जार कितने होते हैं? 32। 512 आता इस पूरे स्क्वायर का एरिया, ये वाला। और हमें क्योंकि दो कलर्स में डिवाइड करना है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते। दैट गिव्स अस कितना? 256। तो आप ऐसे भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हेरॉन से करो या राइट एंगल ट्राइंगल से करो। किसी से भी कर सकते हो, इससे ये और भी इजी हो जाता और भी छोटा हो जाता। बट उसमें आपको लिखना पड़ेगा, सिंस a square is a rhombus as well, so to find area of this ABCD, half d1 × d2 we can use। और उसके बाद में उसका हाफ करोगे। लेकिन ये याद रखना, अगेन क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में वो आपको यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। उस केस में तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और आपको हेरॉन से ही करना पड़ेगा। यस वंश। तो अपनी मिस्टेक्स आपको ढूंढनी है, फिर मेरे से पूछना है, ठीक है? इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल डिजाइन वाला है, कौन सा है? A floral design on a floor is made up of 16 tiles। 16 टाइल्स को मिलाकर एक इस तरह का डिजाइन बनाया गया है। 16 टाइल्स मींस एक ये टाइल है, ये ट्रायंगुलर शेप, ये पूरी एक टाइल नहीं है जो डायमंड्स आपको दिख रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये एक टाइल है। तो टू टाइल्स, 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 इस तरह से 16 टाइल्स का, ट्रायंगुलर शेप टाइल्स का एक डिजाइन बनाया है फ्लोर पर, जिसमें ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, मींस टाइल्स की साइड्स गिवन है। आपको बताना है कि इस फ्लोर के डिजाइन को बनाने में अगर पॉलिशिंग की कॉस्ट, जब भी हम किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं, जब भी वर्ड सरफेस आ जाए ना, आप मन में सोचो कि हम कॉस्ट पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो पॉलिशिंग की पहले तो कॉस्ट से ही पता चल जाएगी कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जब भी कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में दी हो, तो समझ जाओ आपको एरिया कैलकुलेट करके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी है। ऑल्सो जब भी आपको कोई सरफेस से रिलेटेड काम करना है, वाइट वॉश करना है, प्लास्टर करना है या फिर पॉलिशिंग करनी है, तो उसमें हमेशा हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। फाइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, वी हैव ऑल थ्री साइड्स। और उसके बाद में हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बताओ। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके हम, वन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी टाइल्स का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी टाइल्स वी हैव। यस आदित्य, 16 टाइल्स हैं। 16 टाइल्स है तो आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे। यस, और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब आपके पास टोटल एरिया ऑफ टाइल्स आ जाएगा, देन आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपको कॉस्ट निकालनी है तो आप 50 पैसा से या ½ रुपी से कैलकुलेट कर दोगे कॉस्ट। इस केस में सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ कहाँ पर होती है, एरिया फाइंड आउट करने में। एरिया फाइंड आउट करने में जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। और अगेन इस क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल आपका पीछे के आंसर से, जो आंसर शीट में दिए हुए हैं उससे मैच करे, सेम टू सेम। ऐसा जरूरी नहीं है, मींस डेसिमल के बाद की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि इसमें आंसर अप्रोक्स आएगा। सो वी हैव दिस ट्रायंगल जिसकी हमें साइड्स दी हैं 28, 9 एंड 35 सेंटीमीटर। ऑल थ्री साइड्स आर गिवन ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं।
किससे फाइंड आउट करेंगे? हेरोन्स से ही करेंगे। वी हैव थ्री साइड्स, तो हम हेरोन्स का यूज करते हैं फॉर्मूला। गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, वही मेथड। पहले एबीसी कंसीडर किया, सेमी पैरीमीटर कैलकुलेट किया। सेमी पैरीमीटर के बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल, वन ट्रायंगुलर टाइल का हेरोन्स फॉर्मूला से हमने एरिया कैलकुलेट किया, जो कि कितना आएगा? रूट में आएगा या बिना रूट के आएगा? रूट में आएगा। एक टू रह जाएगा और एक थ्री रह जाएगा, सिक्स रह जाएगा। 36√6। अब हमें क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो हमें सिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। पहले हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड, जो हमें टोटल एरिया पॉलिश करना है वो क्या है? 16 टाइल्स का। तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 36√6 को। डेट गिव्स अस 576√6, और √6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.45। ठीक है, आपकी लास्ट डेसिमल के बाद की वैल्यूज थोड़ी सी, ये जो सेकंड डिजिट है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, होने देना। यहाँ पर आपका हो सकता है 3 आए, 4 आए, यस हो सकता है, यस पंच। तो क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है तो बेटर है कि आप इसको राउंड ऑफ कर लो। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, आंसर इसमें अगेन मैच नहीं करता है थोड़ा बहुत डेसिमल के बाद का, तो दैट इज कंसिडरेबल। क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है, हम किसी का भी आंसर इसमें परफेक्ट नहीं माना जाएगा। आदित्य, अगेन कॉस्ट निकालनी है तो आप डेसिमल के टू प्लेसेस तक करो। ठीक है, क्यों करोगे? क्योंकि जब सपोज करो आपने ये लिख दिया, लेट मी गिव यू एक्सप्लेनेशन। सपोज आपने डेसिमल के वन प्लेस तक राउंड ऑफ करके 2.5 कर दिया। अब अगर मैं इसको, सपोज करो मुझे टू टाइल्स का एरिया निकालना है, टू टाइल्स का एरिया या टू टाइल्स की कॉस्ट, तो मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा। इस केस में आंसर परफेक्ट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि वैल्यूज अप्रोक्स हैं तो आंसर परफेक्ट नहीं आ सकता। आपको वैल्यू जो आंसर है वो अप्रोक्स में ही लिख कर आना होगा, पूरा परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। डेट्स वाई हम डेसिमल के टू प्लेसेस तक ले लेते हैं वैल्यू, जिससे राउंड ऑफ करने पर भी वो डेसिमल बना रहे, मेंटेन रहना चाहिए। आप किसी का आंसर इस तरह से अगर 5 लिखा है तो क्वेश्चन यही रेज होगा कि जब हमने वैल्यूज यहाँ अप्रोक्सीमेटली ली है तो डेसिमल कैसे गायब हो गया? अप्रोक्सीमेटली आंसर हमेशा डेसिमल में आप लिख कर आओगे। फाइन। तो मैं ये बोल रहा था, इस केस में किसी का भी आंसर सही नहीं माना जा सकता उस केस में, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है वो भी अप्रोक्स आंसर है, जो आपका आएगा वो भी अप्रोक्स आंसर है। √6 की वैल्यू हम अप्रोक्स ले रहे हैं बिकॉज। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये एरिया आया, टोटल एरिया जो हमें पॉलिश करना है। बट पॉलिशिंग की जो वैल्यू है ₹0.5 है, तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, रुपीज में कन्वर्ट करके एक ही बात है। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज, मैंने ₹50 को ½ रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, कर सकते हो बट आंसर फ्रैक्शन में नहीं लिख कर आना है, आंसर डेसिमल में ही लिखोगे। तो 1/2 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो अप्रोक्स वैल्यू मेरी ये आई है 705.6। 174 तो नहीं आएगा बच्चे। 174 आंसर आ रहा है किसी का? 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आ रहा है। 174 एरिया नहीं आ रहा बच्चे, देखो ये आ रहा है सामने ही आपके, 576। एक टाइल का बोल रहे हो? एक टाइल का 174.96। चेक करके देखना, चलो खैर, और आंसर पूरा निकाल कर देखना, उससे आंसर क्या आता है। तो ये क्लियर है आंसर, सॉल्यूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करनी है किससे? 16 टाइल्स से, बिकॉज 16 टाइल्स हैं, और उसके बाद में कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी है। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि आप पीछे आंसर चेक करते हो वहां कुछ और होता है, आपका आंसर कुछ और होगा।
लेकिन आंसर में जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि मेरा 705 आ रहा है और आपका 600 समथिंग आ रहा है, नो, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। डेसिमल के बाद की वैल्यूज का डिफरेंस या ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया, 705 की जगह 706 आ जाए या 704 आ जाए। वैसे डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बाद की वैल्यूज का ही आना चाहिए। मिस्टेक नहीं करनी है वंश, है ना। देखो, ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, बिकॉज एग्जाम में तो आप चेक नहीं करोगे, कैसे करोगे कि आंसर क्या है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अगेन, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और जो अब करने वाले हैं स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके टीचर्स, स्कूल वाले किसी और मेथड से बता सकते हैं, मैं किसी और मेथड से बता रहा हूँ, और बाकी आप कहीं पर सॉल्यूशंस देखोगे तो वहां भी किसी और मेथड से हो सकता है। तो मेथड्स में कंफ्यूज होने की जगह आप बेसिक्स को समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। कैसे करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। कल एक्स्ट्रा क्लास बच्चे, एक्स्ट्रा क्लास का मैं बताऊंगा, क्योंकि अगेन कल भी मेरी अपॉइंटमेंट हो सकती है डॉक्टर के साथ में, डेट्स वाई। अगर कल नहीं हुई तो सैटरडे और संडे को, नहीं सैटरडे नहीं संडे को होगी फिर। See, we have this question. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meters and 10 meters, and the non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Find the area of trapezium. तो पहले बताओ ट्रेपेजियम का एरिया होता क्या है। आपने फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा तब भी बताया था। टेल मी। हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और एच की वैल्यू क्या होती है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। हमेशा याद रखना, एच मीन्स पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, नॉन पैरेलल साइड्स के बीच का एच नहीं लेते हैं हम। तो अगर हमें एच की वैल्यू पता चल जाए, पैरेलल साइड्स तो गिवन है, हमें अगर एच की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हो सक तरीके से हो सकता है, मेथड से हो सकता है। पहले ये देख लो जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। 25 माइनस 10/2, व्हाट इज 25 माइनस 10/2? चलो पहले देख लो, फिर बाद में आप क्लियर करना। लास्ट साइड का मेजरमेंट देखते हैं, चलो। वी हैव दिस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी हाइट का पता होना चाहिए और दो पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, पहले
लेवलिंग करने के बाद में जो गिवन है वो लिखा, और एक लाइन ड्रॉ कर दी सी से। एक्चुअली मेरा आइडिया क्या है यहाँ पर, जिस आइडिया से हम करते हैं, मैं रफली बता देता हूँ, उसको भी पहले समझ लेना ध्यान से, फिर आप पूछ लेना अगर आपको पूछना है। ये एक ट्रेपीजियम है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन पैरेलल, प्लीज देख लो, बाद में बोलना। एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलल, इस वाली लाइन के। ये सपोज करो ए बी सी डी था, नो ये ई है, ये डी है। तो हमने ए डी के पैरेलल एक ए ई लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आप देखो, ये वाली लाइन तो पैरेलल है इसके, और ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए बी ई डी क्या हो जाएगा, ए बी ई डी इज अ, क्या बन जाएगा ये, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्वेश्चन में गिवन है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्ट करी है, कर सकते हो आप। तो ये ए बी डी ई एक क्या बन जाएगा, नो नॉट रेक्टेंगल बच्चे, 90 डिग्री का नहीं है, नॉट रोम्बस। मैंने ये नहीं बोला चारों साइड्स इक्वल हैं, तो आप रोम्बस नहीं कंसीडर कर सकते हो। आप जो प्रॉपर्टीज दी हैं सिर्फ उसके बेस पर क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करोगे। आपको सिर्फ क्या प्रॉपर्टी दी है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ पैरेलल आपको पता है, ये लाइन इसके पैरेलल जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, और ये लाइन इसके पैरेलल जो क्वेश्चन में दिया है। तो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल आप तब बोलोगे जब आपको पता चल जाए ये 90 डिग्री का एंगल है, बट वो हमें नहीं पता, सो वी कैन नॉट कंसिडर इट अ रेक्टेंगल। रोम्बस भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये चारों साइड्स इक्वल हैं, सो वी कैन नॉट यूज एरिया ऑफ रोम्बस, और वी कैन नॉट कंसीडर दिस वन एज अ रोम्बस। यस देवयानी। तो पहले आप देखो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया यही होता है। यस, और इस ट्रायंगल का एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस ट्रायंगल का एरिया जब हमें पता चल जाएगा हेरोन से, हमारे पास तीनों साइड्स होंगी, कैसे होंगी वो भी हम देखेंगे। ये तीनों साइड्स होंगी, तो इस एरिया का ट्रायंगल जो भी आएगा उसे हम हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल रख सकते हैं। चलो करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। स्टेप्स नहीं समझ आ रहे हैं, दो बच्चों ने बोला है, लेट्स सी। चलो यहाँ पर कंसंट्रेट करो जो स्टेप्स में लिख रहा हूँ। इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, और इतना लेंथी भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी जान ले लेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एक कंस्ट्रक्शन छोटी सी, कि आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है एडी के। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यस और नो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेट मी मार्क इसकी साइड्स। सी डी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, and we have BC 13 centimeters. We have AD 14 centimeters, and we have this whole side AB 25 centimeters. 25 है ये पूरी की पूरी। फाइन। अब ये 14 है तो CE कितनी होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये भी कितनी होगी, 14 ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यस तन्वी, यस, सबका आंसर सही, ये 14 होगी। एंड ए बी अगर 25 है तो ए ई कितनी होगी, ये वाली लाइन डीसी के इक्वल होगी, विच इज 10। तो ए ई अगर 10 है तो ई बी कितनी हो जाएगी, ई बी की वैल्यू क्या होगी, ई बी हो जाएगी 15, क्योंकि 15 प्लस 10 कितना होता है 25। तो हमारे पास ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। हम पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पर मैंने साइड्स कैसे निकाली है वो लिखा हुआ है। तो ये सभी साइड्स आने के बाद में हम
एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो इजिली और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एट्टी फोर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 84 मीटर स्क्वायर एरिया आया, लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड या हाइट के भी इक्वल होता है या नहीं होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट के भी इक्वल भी होता है। तो हम इस एरिया को हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल रख देते हैं, जिससे हमें इस ट्राइंगल की हाइट पता चल जाए, क्योंकि इस ट्राइंगल की हाइट इस ट्रेपीजियम की हाइट के ही इक्वल है। आप देखोगे तो ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रेपीजियम। सो हमने इस एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल रखा। बेस की वैल्यू हमें पता है, विच इज 15। तो एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 56/5 सेंटीमीटर। ये मीटर सेंटीमीटर मीटर में है, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, यस ये मीटर्स में फील्ड है, सॉरी अबाउट दैट। 56/5 हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वी हैव दिस हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ के प्लेस पर हाफ रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस 10 प्लस, सॉरी कितना था ये, हाँ 10 प्लस 25। एंड हाइट कितनी आई? 56/5। 56/5 इनको सॉल्व किया तो पैरेललोग्राम के एरिया की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ट्राइंगल के एरिया में पैरेललोग्राम का एरिया ऐड कर दोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो वंश, बिल्कुल कर सकते हो उसे भी, फाइन। तो उसमें हमें फिर क्या करना होगा? ट्राइंगल का एरिया तो हमारे पास आ ही गया, बट उससे हमें फिर हाइट तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की हाइट हमें नहीं पता। तो जब हमें हाइट निकालनी ही है, तो हम फिर पैरेललोग्राम का एरिया क्यों फाइंड आउट करें, दो दो बार करके फिर ऐड करें? बेटर है कि उस हाइट का यूज करके हम ट्रेपीजियम का ही एरिया निकाल दें, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। आप साइड्स को मल्टीप्लाई थोड़ी करके निकालते हो पैरेललोग्राम का एरिया। अगर आप हाइट कैलकुलेट नहीं करोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना? तो हाइट तो आपको दोनों ही केसेस में कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। और जब हाइट हमें कैलकुलेट करनी ही है, तो हम फिर डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया क्यों नहीं लगा देते? हम क्यों फिर पैरेललोग्राम का भी कैलकुलेट करें, फिर दोनों को ऐड भी करें? उससे हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो बेटर है आप हाइट निकालने के बाद में, हाइट कैलकुलेट करी तो डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर लो। अगेन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, यहाँ पर मेरा कंसर्न बिल्कुल आपको रोकना नहीं है। इफ आप पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया ऐड करके करना चाहते हो, कर सकते हो। लास्ट 3 इयर्स पहले तक मैं भी ऐसे ही करवाता था स्टूडेंट्स को। देन अगेन इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको सारे मेथड्स, जो नए मेथड्स आते हैं, पहले ये क्वेश्चन इसी तरह से किया जाता था। फिर ये ट्रेपीजियम का एरिया का आइडिया आया लोगों के दिमाग में कि हम इसको ट्रेपीजियम से ही क्यों नहीं निकाल देते, हम क्यों दो दो बार इनको ऐड करें। तो मुझे भी आपको बताना चाहिए, आप भी किसी और को बताओगे। इजी जो मेथड होते हैं और जो आपके स्टेप्स को सेव कर सकें, उन मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं। लेंदी मेथड्स को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है टाइम भी बहुत मैटर करता है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेथड इजी, सॉरी स्टेप्स बचाने के लिए आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले मेथड्स अडॉप्ट कर लो। उससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक होगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर गलत होने से अच्छा है थोड़े से स्टेप्स ज्यादा लिख दो, बट आंसर करेक्ट आना चाहिए। इस केस में दोनों ही मेथड्स में कैलकुलेशन सेम ही थी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करते तब भी मेथड सेम ही होता, मीन स्टेप सेम ही रहते, थोड़े से बड़े बड़े हो जाते लेकिन कैलकुलेशन सेम ही रहती। दैट्स वाई हमने छोटा वाला मेथड लिया, जिसमें हमें एक ही बार में ट्रेपीजियम का एरिया मिल गया। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो वन ट्रेपीजियम एंड वन ट्रायंगल बच्चे, नहीं ट्रेपीजियम का तो एरिया है ही आपके पास। कौन सा ट्रेपीजियम लेना चाहोगे आप? ये वाला? हाँ बिल्कुल ले सकते हो।
आप ये वाला ट्रेपीजियम लेकिन, और ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो, लेकिन उस केस में आपको फिर, यस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ये वाला साइड निकालने के लिए, है ना। बिल्कुल कर सकते हो। आप ये ट्रायंगल देखो, आदित्य बोल रहे हैं कि हम ये वाला ट्रायंगल, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमने हाइट अपनी तरफ से ही बनाई है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रेपीजियम भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये पूरा एक ट्रेपीजियम। उसके इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ये तो आपके पास है ही, कितनी आई थी, ये 15 आई थी, ये कितनी है, 13 आई थी, 13 है, तो ये कितनी आ जाएगी, जो भी आ जाएगी वो आपकी हाइट होगी, ऐसी कुछ आ जाएगी डेसिमल में, और उस हाइट से फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर होगा, लाइंस एंड एंगल्स। इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है क्योंकि, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आएगा भी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप करोगे वंश, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम वो करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से होंगे। आप कहीं से भी उठाकर क्वेश्चंस करना स्टार्ट